1, 2, 3, come on! तीसरे स्टेंजा के बारे में जो चार्ल्स मैके के द्वारा लिखा हुआ है। तीसरे स्टेंजा में कवि कॉन्फिडेंस की बात करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता है, करेज साहस की बात करता है। पहले और दूसरे स्टेंजा में कवि ने पहले स्टेंजा में अपनी स्थिति, अपनी दशा का वर्णन किया था। दूसरे स्टेंजा में कवि ने अपने मन के हाल को बयान किया था और अब तीसरे स्टेंजा में कवि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की बात करता है। आत्मविश्वास की बात करता है, आत्मविश्वास से साहस की बात करता है। तो चलिए हम बात करते हैं तीसरे स्टेंजा के बारे में। स्टेंजा नंबर 3। तीसरे स्टेंजा में कवि कहता है कि माय करेज रिवाइव्ड, माय करेज रिवाइव्ड इन माय फॉर्च्यून्स डिस्पाइट and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow. It saved me from pain. It fed me and clad me again and again. ध्यान दीजिए, कवि तीसरे स्टेंजा में दो चीजों की बात करता है। फर्स्ट बात कर रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता है, यानी कि आत्मविश्वास। जो सेकंड बात कर रहा है वो बात कर रहा है करेज के बारे में। करेज यानी कि साहस के बारे में, यानी कि हिम्मत के बारे में या हौसले के बारे में। सेकंड स्टेंजा में बात की थी अपनी स्थिति के बारे में, अभी फिलहाल बात कर रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के बारे में और करेज यानी साहस के बारे में। कवि कहता है कि साहस सबसे जरूरी चीज है, हिम्मत सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जिसके अंदर हिम्मत है वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी, मैंने पढ़ा था कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। यानी अगर हम स्वयं हिम्मत दिखाएं, अगर हम स्वयं साहस दिखाते हैं तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ साहस का होना अनिवार्य होता है। तो हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो चलिए देखते हैं तीसरे स्टेंजा में कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि मेरा करेज, साहस। ध्यान दीजिए, सेकंड स्टेंजा में हमने पढ़ा था, सेकंड स्टेंजा की जो लास्ट लाइनें थी
उसमें हमने पढ़ा था कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, अर्थात संसार पर विश्वास करना, लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल बनाने के समान है। और आखिरी पंक्ति में पढ़ा था कि आई शैल ट्रस्ट इन द हेवन एंड माय गुड राइट हैंड। कवि ने लास्ट पंक्ति में कहा था कि आई शैल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, कि मैं केवल मेरे दाहिने हाथ पर, मेरे परिश्रम पर और ईश्वर में ही विश्वास करूंगा, क्योंकि विश्वास करने से क्या होता है, विश्वास करने से क्या मिलता है, विश्वास करने से मिलता है करेज अर्थात साहस। करेज मिलता है, साहस मिलता है केवल विश्वास करने से। तो कवि ने क्योंकि ईश्वर में और अपने परिश्रम में विश्वास किया है, तो उसका परिणाम क्या मिला कवि को, उसका रिजल्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, कवि को कौन सा उसका लाभ मिला है। तो कवि अपने लाभ को बता रहा है कि मुझे क्या लाभ मिला, किसका लाभ, ईश्वर में विश्वास करने का और अपने परिश्रम पर भरोसा करने का मुझे क्या विश्वास, क्या रिजल्ट, क्या परिणाम मिला। तो कवि कहता है कि मेरा करेज, साहस रिवाइव, वापस लौट आया, वापस लौट आया। माय करेज, मेरा साहस रिवाइव, वापस लौट आया इन माई फॉर्चून्स। फॉर्चून का मतलब वैसे तो भाग्य होता है, लेकिन यहां कवि का भाग्य नहीं है, यहां कवि का क्या है, दुर्भाग्य। इन माई, मेरे, फॉर्चून्स मींस दुर्भाग्य के, और डिस्पाइट यानी के बावजूद, के बावजूद यानी के होते हुए, के होते हुए, अर्थात दुर्भाग्य कवि का यथावत है, अनवरत चल रहा है, लगातार दुर्भाग्य कवि का चल रहा है, लेकिन उस दुर्भाग्य के बावजूद कवि का क्या लौट आया है, साहस लौट आया है। कवि का करेज रिवाइव, वापस आ गया है, जो साहस उसका चला गया था वो वापस लौट आया है। अब कैसे आ गया है, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारे पास 500 या 1000 रुपए हमारी जेब में हैं, और वो 500 या 1000 रुपए अचानक से गिर जाते हैं, तो आप सोचिए कि सबसे पहले जो आप महसूस करोगे, वो महसूस करोगे कि आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा, बहुत बड़ा आघात लगेगा। वो आघात किस लिए लगेगा, क्योंकि आपकी सारी हिम्मत, सारी जो हौसला था वो सारा खत्म हो गया है, इसलिए आपको एक धक्का लगता है, आघात लगता है। फिर अचानक से वही गिरा हुआ पैसा आपको मिल जाए, तो आपकी वो हिम्मत, आपका वो साहस वापस लौट आता है। तो इसीलिए कवि का जो साहस है वो वापस लौट आया है। कवि कहता है कि माय करेज, मेरा साहस रिवाइव्ड, वापस लौट आया, इन माय फॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य के, डिस्पाइट यानी बावजूद, होते हुए। अभी दुर्भाग्य है कवि का, दुर्भाग्य खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका साहस लौट आया है। अब साहस लौटने से क्या हुआ है, कवि कह रहा है कि एंड ऑफ माय, मेरा हैंड, हाथ वाज था, माय हैंड, मेरा हाथ, वाज था, एज स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, सिंपल सा वर्ड है। माय हैंड, मेरा जो हाथ था, वाज एज स्ट्रॉन्ग, मजबूत था, एज, जबकि माय स्पिरिट, मेरी आत्मा, मेरा मन, वाज लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश होता है, लेकिन यहां लाइट का मतलब प्रसन्नता से है, यहां लाइट का मतलब हल्के से है। अब हल्के में और प्रसन्नता में अंतर है, बिल्कुल हल्के और प्रसन्नता के बीच में डिफरेंस मौजूद है। हल्का वजन के हिसाब से मान लिया जाता है, और प्रसन्न को आप जानते ही हो, खुश होने को कहते हैं, लेकिन यहां दोनों अर्थ सही हैं। कैसे हैं, एक बार लाइन को फिर से देखिए कि एंड और माय हैंड, मेरा हाथ, वाज एज स्ट्रॉन्ग, कैसा था, मजबूत, हाथ तो कैसा था, मजबूत। अब कवि का हाथ थोड़ी है, यहां जो हाथ है, जो हैंड है,
वो किसको रेफर कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कल हमने पढ़ा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था, वो रेफर कर रहा था लेबर को, हार्डवर्क को, कठिन परिश्रम को। तो कवि कहता है कि मेरा हाथ तो मजबूत है एज, जबकि हाथ तो मजबूत हो गया, ताकतवर हो गया, जबकि माई स्पिरिट, मेरा मन वाज लाइट, कैसा हो गया था, हल्का, प्रसन्न हो गया था। अब हल्का और प्रसन्न में मैंने बताया था कि डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में मौजूद है कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो मन पर वजन नहीं होता। अभी मैंने आपसे कहा था कि जब हम कहीं जा रहे हैं, हमारी जेब में 1000 या 500 रुपए हैं और वो अचानक से कहीं गिर जाते हैं तो मन में आघात लगता है, हिम्मत चली जाती है, और जब हिम्मत चली जाती है तो मन पर एक बोझ आ जाता है, एक वजन आ जाता है। इसको एक दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लीजिए मुझे मेरे घर वालों ने 100 रुपए दिए घर के सामान को लाने के लिए, और मुझे मार्केट से वो सामान लेके आना है। मैं मार्केट उस 100 रुपए को लेकर चला जाता हूं, लेकिन जब मैं सामान ले लेता हूं, सामान परचेज करने के बाद, खरीद लेने के बाद, मुझे जब पेमेंट की बारी आती है, मुझे जब पैसे देने की बारी आती है, तो मैं जेब में हाथ देता हूं, मैं अपनी पॉकेट में हाथ डालता हूं, ढूंढता हूं, लेकिन मुझे किसी भी पॉकेट में, किसी भी जेब के अंदर वो 100 रुपए नहीं मिलते हैं। आप मेरी स्थिति, मेरी कंडीशन, मेरी सिचुएशन महसूस कीजिए, वो मुझे नहीं मिलते हैं। अब आपके मन पर एक बोझ आ गया कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मैं घर वालों से क्या कहूंगा, क्योंकि मेरी जेब से कितने रुपए गिर गए हैं, 100 रुपए। तो मन पर एक बोझ आ जाता है, तो मन भारी हो जाता है, मन में एक दुख आ जाता है। तो जब दुख आ जाता है तो दुख आने की वजह से मन कैसा हो जाता है, भारी हो जाता है। दुख आने की वजह से मन कैसा हो जाता है, भारी हो जाता है। अब हम शाम को गए घर लौटकर आए मार्केट से आने के बाद हमने खाना खाया, लेकिन अभी भी हमारे मन में दुख है, मन भारी है, क्योंकि घर वालों ने अभी हमसे पूछा नहीं है कि बाकी के चेंज, बचे हुए पैसे कहाँ हैं। अब घर वालों ने नहीं पूछा, लेकिन मन में एक डर सता रहा है कि मान लो घर वालों ने मुझसे कितने रुपए मांग लिए, कि बाकी के पैसे कहाँ हैं, मैं कहां से लाके दूंगा, 100 रुपए तो गिर गए, तो बाकी के पैसे कहां से लाके दूंगा। तो मन पर वो दुख है, इसलिए मन कैसा है, भारी है। कह नहीं सकते घर वालों को, अगर कह दिया तो अलग से डांट पड़ेगी लापरवाही के लिए, और अगर पता लग गया तो दुगनी डांट पड़ सकती है। तो करे क्या, सिचुएशन हमारी ऐसी है कि उस दुख को हमने मन के अंदर दबा लिया है, और मन के अंदर दुख दबाने की वजह से मन कैसा हो गया है, भारी हो गया है। अब अचानक से हमारा बड़ा भाई या बड़ी बहन हमसे पूछ लेती है कि मेरे दुख का कारण क्या है, कि कैसे ऐसे उदास बैठा हुआ है, कौन सी परेशानी है, और हम उनसे कह देते हैं कि मेरी जेब में जो 100 रुपए थे जो घर वालों ने दिए थे वो जेब से गिर गए। और वो मुझसे कहती है या मुझसे कहता है कि कोई बात नहीं, 100 रुपए गिर गए, ये 100 रुपए कोई मायने नहीं रखते, टेंशन ना लो, मैं घर वालों से बात करती हूँ या करता हूँ। वो घर वालों से बात करते, घर वाले मम्मी पापा मान जाते हैं और तुमसे कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। तो आपके वो मन का जो दुख था वो दुख कैसा हो गया, खत्म। और दुख खत्म हो गया, इसलिए मन का क्या चला गया, भारीपन। अब आपके आत्मा पर जो इतना बड़ा बोझ था वो बोझ हट गया, तो मन कैसा हो गया, कैसा हो गया, हल्का हो गया, हल्का, मन हल्का हो गया। अब मन हल्का हो गया तो इसीलिए तो कवि कह रहा है, कवि के मन का सबसे बड़ा दुख क्या था जिसकी वजह से कवि का मन भारी था, वो था कवि की पॉवर्टी, कवि की पॉवर्टी अर्थात गरीबी। यही तो दुख था कवि का। और इससे भी बड़ा दुख क्या था कि ना तो फ्रेंड्स ने, ना कंपेनियंस, उसके साथियों ने, ना उसके परिचितों ने उसका साथ दिया था, इसीलिए कवि का मन दुखी था। अब
क्योंकि कवि ने उन पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। कवि ने ईश्वर और अपने परिश्रम पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। तो परिश्रम करने की वजह से उसका परिश्रम तो हो गया मजबूत, परिश्रम, उसका लेबर, उसका हैंड तो हो गया मजबूत, और उसके मन पर जो दुख, जो वजन था दुख का, वो वजन हट गया, और वजन की जगह मन कैसा हो गया, हल्का हो गया। और मन का हल्का हो जाने से मन कैसा हो गया, फिर प्रसन्न। जब मन हल्का होता है तो प्रसन्न होता है, या प्रसन्न होता है तो हल्का होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। कवि कहता है, यहां इट वर्ड यूज किया गया है, तो ध्यान दीजिए यहां जो इट वर्ड यूज किया गया है वो कवि ने अपने हैंड के लिए यूज किया है। किसके लिए यूज किया है? हैंड के लिए, अपने हाथ के लिए यूज किया है। और हमने हैंड का रिप्रेजेंट किसको बनाया है? किसको बनाया है? हाथ का किसको बनाया है? हाँ, हमने बनाया है हाथ का प्रतिनिधि किसको? लेबर को, श्रम को, परिश्रम को, या कह सकते हैं पुरुषार्थ को, मेहनत को बनाया है। ठीक है, तो यहां जो इट वर्ड है वो किसके लिए आया है? हाथ के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कवि कि इट, इसने, इसने किसने? हाथ ने। हाथ का मतलब श्रम ने, पुरुषार्थ ने, मेहनत ने, यही हुआ ना। तो इट, इसने रेज्ड, उठाया, अपनी स्थिति बता रहा है कवि। इट, इसने रेज्ड, उठाया। तो मैंने आपसे कहा था कि उठाने का मतलब सर पर लेकर नहीं चलना है। उठाने का मतलब क्या है? उत्थान, सक्षम बना देना, बाहर निकाल लेना। अब बाहर निकालने का मतलब पकड़ कर नहीं निकालना है, बाहर निकालने का मतलब चीजों को, दुखों को खत्म कर देना है, यही हुआ। इट, इसने रेज्ड, उठाया, मी, मुझे, फ्रॉम सोरो, सोरो मींस किससे? दुखों से। किससे उठाया? दुखों से। किससे उभारा? तो मैं यहां उठाने से मतलब उभारने से लगा सकता हूं, उभारा, इसने मुझे उभारा, फ्रॉम सोरो मींस किससे? दुखों से। इट, इसी ने, फिर वापस इट आया, तो इट किसके लिए आया था? हैंड के लिए। तो यहां जितने भी इट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे इट वर्ड जो हैं वो किसके लिए आए हैं? हैंड के लिए। तो यहां कह रहा है कि इट, इसने, सेव्ड, बचाया, बचाना ही होता है ना सेव्ड का मतलब। इट, इसने, सेव्ड, बचाया, मी, मुझे, फ्रॉम पेन मींस किससे? दर्द से, पीड़ाओं से। इसी ने तो मुझे दुखों से उभारा, इसी ने मुझे दर्द से क्या किया? बचाया। किसने बचाया? हाथ ने? नहीं, किसने? परिश्रम ने। किसने बचाया? परिश्रम ने। इट, इसी ने, फेड, फेड मींस होता है खिलाना, ये FEED, फीड फर्स्ट फॉर्म है, और ये फेड की कौन सी, फीड की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इट, इसी ने, फेड यानी कि खिलाया। इट, इसी ने, फेड मी, मुझे खिलाया, एंड, और, क्लैड, ये भी सेकंड फॉर्म है क्लेड की। इसी ने, एंड, फेड मी, मुझे खिलाया, एंड, और, क्लैड, क्लैड का मतलब होता है ढकना। क्लैड का मतलब क्या होता है? ढकना। मी, मुझे। कभी कहता है इसी ने तो मुझे खाना खिलाया। इट, इसी ने मुझे क्लैड, ढका। अब ढकने का मतलब ये तो है नहीं किसी बर्तन से ढक दिया या किसी कपड़े से ढक दिया। ढकने का मतलब, ढकने का मतलब वस्त्र पहनाए। तो मैं यहां ढकने का मतलब किससे लेता हूं? वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहनाए। इट, इसी ने, मेरी मेहनत ने, मेरे हाथ ने, फेड मी, मुझे भोजन कराया, यानी परिश्रम किया तो मुझे भोजन मिला, एंड क्लैड मी, और मुझे वस्त्र पहनाए, यानी परिश्रम किया तो तन ढकने के लिए क्या मिला? कपड़ा मिला। और फिर कहता है अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार। बार बार का मतलब यहां कह सकते हैं जो बार बार होती है उसको कहा जा सकता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। कंप्लीट। एक बार फिर से देखिए। तो यहां पहली बात तो हम ये बात कर लेते हैं कि कवि अपने साहस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? साहस की। और साहस कैसे आया? क्योंकि कवि का कॉन्फिडेंस लौट आया है, आत्मविश्वास लौट आया है। आत्मविश्वास से क्या पनपता है? साहस पनपता है। दोनों में अंतर है, डिफरेंस है दोनों के बीच में।
चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि ऐसा साहस कैसे आ गया, ईश्वर में विश्वास करने से और मेहनत पर विश्वास करने से साहस कैसे आया। मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूं। आप सभी ईश्वर में विश्वास करते हैं, मैं भी करता हूं, आप सभी ईश्वर को मानते हैं, मैं भी मानता हूं। हनुमान चालीसा के बारे में लगभग सब जानते हैं और भूतों के बारे में भी लगभग सब जानते हैं। सबको पता है कि हनुमान चालीसा से भूत भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, क्या वास्तव में हनुमान चालीसा से भूत भाग जाते हैं? क्या वास्तव में हनुमान चालीसा से भूत भाग जाते हैं? तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ठीक है। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मेरा यहां मकसद किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस चीज को ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ठीक है। ए व्यक्ति जो है उसे किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां बीच में कोई बहुत ज्यादा डेंजरियस, बहुत ज्यादा हैजर्डियस या कह सकते बहुत ज्यादा हॉरर प्लेस है, बहुत ज्यादा डरावना स्पॉट है। उस डरावने प्लेस से होकर उसे गुजरना है, ठीक है। अब ए व्यक्ति गुजर रहा है, एक व्यक्ति को गुजरना है, ए नाम का व्यक्ति उधर से गुजरना चाहता है। आप अपने आप को भी उस जगह रखकर सोच सकते हैं कि मान लीजिए हम उधर से गुजर रहे हैं जहां हमसे घर वाले कहते हैं या कोई लोगों ने कहा है कि इधर तो बहुत ज्यादा भूत रहते हैं, राइट। हम उधर से गुजर रहे हैं तो क्या हम अकेले गुजर सकते हैं? गुजर सकते हैं, लेकिन हमको डर कितना लगेगा? आप महसूस कर लीजिए, मैं भी महसूस कर रहा हूं, मुझे भी लग रहा है। अब महसूस कीजिए, अब आप उधर से निकल रहे हो, अकेले में आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, राइट। अब ए क्या करता है? बी से कहता है कि भाई तुम भी मेरे साथ चलो। ए बी को अपने साथ ले लेता है, तो हम भी अपने साथ अपने किसी मित्र को, भाई बहन को ले लेते हैं, तो हम दो दो हो गए ना। अब हम दो निकलते हैं। अब बताइए डर कितना लगेगा? कम या ज्यादा? आधा हो जाएगा ना, राइट। आधा हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि वो डर आधा क्यों हो गया? पहले जब अकेले थे तो बहुत ज्यादा डर रहे थे, अब एक व्यक्ति और हमारे साथ आ गया तो डर आधा हो गया या कह सकते हैं कम हो गया। अब बताइए क्यों हुआ? क्या ये व्यक्ति इस व्यक्ति को बचा सकता है? क्या ए बी को बचा सकता है? क्या बी ए को बचा सकता है? मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी आ गई, कोई भूत बाधा आ गई, तो बी ए को बचाएगा, ए बी को बचाएगा। अब ए सोच रहा है कि बी मुझे बचा लेगा, बी सोच रहा है कि ए मुझे बचा लेगा। इन दोनों की सोच से, इन दोनों की इमेजिनेशन से एक चीज निकल कर आती है और वो चीज होती है कॉन्फिडेंस। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, वो चीज कौन सी निकल कर आती है? कॉन्फिडेंस, विश्वास। कौन सी चीज निकल कर आती है? विश्वास, भरोसा निकल कर आता है। आता है नहीं आता? ए सोच रहा है कि बी बचाएगा मुझे और बी सोच रहा है कि ए बचाएगा, जबकि दोनों ही एक दूसरे को बचाने में अक्षम है, बचा नहीं सकते एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को बचाने में काबिल नहीं है। तो इन दोनों में कॉन्फिडेंस आ जाता है और दोनों का डर कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। हनुमान चालीसा से भूत नहीं भागते, लेकिन क्योंकि हमारी आस्था, हमारा विश्वास ईश्वर में होता है, तो हमसे कहा जाता है कि जब आप हनुमान चालीसा का जाप करते हो तो भूत भाग जाता है। भूत भागे या ना भागे, लेकिन हनुमान चालीसा का जाप करने से आपके मन में, आपके अंदर क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस। और उस कॉन्फिडेंस से एक नई चीज पैदा होती है, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे। वो चीज थी करेज, यानी कि साहस, हिम्मत आ जाती है। और फिर हम किसी भी बाधा से लड़ सकते हैं। हम भूत पर भी उल्टा वार कर सकते हैं, टूट के पड़ सकते हैं उसके ऊपर भी, उसको भी कूट सकते हैं। तो ऐसा कब करेंगे? जब हमारे अंदर क्या होगा? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस से क्या पनपेगा? साहस। और साहस से हम क्या करेंगे? अपने कार्य को सफल करेंगे।
तो इसीलिए कवि क्या कह रहा है कि जब मैंने ईश्वर में विश्वास किया था, पिछले स्टैंजा में हमने बात की थी कि आई सेल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं किस में विश्वास करूंगा, ईश्वर में एंड माय गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर विश्वास करूंगा, परिश्रम पर विश्वास करूंगा। तो परिश्रम पर विश्वास किया, ईश्वर में आस्था रखी, विश्वास भरोसा किया, तो मन में क्या आ गया, विश्वास, और विश्वास से क्या पनपा, साहस। इसीलिए तो यहां कहा है कवि ने, क्या कहा है, माय, मेरा, करेज, साहस, रिवाइव्ड, वापस लौट आया, वापस आ गया, इन माई फॉर्च्यून्स, मेरे दुर्भाग्य के, डिस्पाइट यानी बावजूद, मेरे दुर्भाग्य होने के बावजूद, मेरे बुरे दिन होने के बावजूद भी मेरा साहस वापस लौट आया है। एंड और माय हैंड, मेरा हाथ, वाज एज स्ट्रॉन्ग, कैसा हो गया था, मजबूत, एज, जबकि माय स्पिरिट, मेरी आत्मा, मेरा मन, वाज लाइट, मिस, कैसा था, प्रसन्न था, हल्का था, क्योंकि हिम्मत आ गई है तो मन भी हल्का हो गया, प्रसन्न हो गया, दुख के समय छटने लग गए हैं। इट, इसने, रेज, उभारा, किसने उभारा, परिश्रम ने, मेहनत ने, हाथ ने, इट, इसने, रेज्ड मी, मुझे उठाया, उभारा, फ्रॉम सोरो, मिस, किससे, दुखों से, इट, इसी ने, सेव्ड, बचाया, मी, मुझे, फ्रॉम पेन, मिस, किससे, दर्द से, इट, इसी ने, फेड, खिलाया, भोजन कराया, मी, मुझे, एंड, और, क्लैड, मिस, ढका, इसी ने मुझे ढका, अर्थात मुझे वस्त्र पहनाए, इसी ने वस्त्र पहनाए, मी, मुझे, अगेन एंड अगेन, बार बार, बार बार का मतलब कैसे, अच्छी तरह से। तो बात समझ में आ गई। तीसरे स्टेंजा में अगर हमसे व्याख्या पूछता है, अगर हमसे एक्सप्लेनेशन पूछता है, तो तीसरे स्टेंजा में कवि क्या एक्सप्लेन करता है, कवि एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार ईश्वर में भरोसा और परिश्रम पर भरोसा करने से उसका क्या लौट आया, साहस, और साहस के लौटकर आने की वजह से उसके मन पर से दुखों का बोझ हट गया, मन कैसा हो गया, प्रसन्न हो गया, उसकी मेहनत बढ़ती चली गई, उसकी मेहनत मजबूत होती चली गई, और उसने उसे किससे उभार लिया, दुखों से उभार लिया, उसी ने उसे किससे बचा लिया, दर्दों से बचा लिया, जो गरीबी के दर्द होते उनसे बचा लिया, उसी ने तो उसे भोजन कराया, उसी ने उसे वस्त्र पहनाए, अगेन एंड अगेन, बार बार अच्छी तरीके से पहनाए। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि मन का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सबसे जरूरी चीज होती है। मुझे भरोसा है कि ये चीज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, आपको भी भरोसा होना चाहिए कि मैंने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ ली है। लेकिन वो भरोसा कई बार बिखर जाता है, कमजोर पड़ जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमें पढ़ी हुई चीज याद नहीं होती, तो मन में किसकी चीज की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की जरूरत है कि आपको ये चीजें याद हो चुकी हैं, आप मन में इस चीज का विश्वास रखिए, मन पर भरोसा रखिए। लेकिन भरोसे से हर काम नहीं होता है, भरोसे से हर काम नहीं होता है, भरोसे के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा श्रम, आपको करना पड़ेगा लेबर, आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क, तब जाकर आपका भरोसा मजबूत होगा, आपके अंदर साहस आएगा उस स्थिति, उस परिस्थिति से लड़ने का जिससे आप जूझ रहे हो, जिससे आप परेशान हो रहे हैं। स्टेंजा नंबर 4 की जो हमारी कविता का लास्ट स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 4 में जो कवि है उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, कवि की स्थिति बदल जाती है, और उस स्थिति के बदलने के बाद लोगों का रवैया, उसके मित्रों का, उसके रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदारों का रवैया उसके प्रति कैसा हो जाता है, कैसे वो लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो कवि इस बात का वर्णन चौथे स्टेंजा में करता है। कवि कहता है, द फ्रेंड्स हु had left me came back, everyone, and
advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they understand I trust the I thank thee, I trust thee, my good right hand. चौथे स्टेंजा में कवि रिजल्ट और उस रिजल्ट के बाद तीसरे स्टेंजा में कवि ने बताया था कि ईश्वर में विश्वास करना और परिश्रम करने से उसको क्या लाभ मिला। अब चौथे स्टेंजा में कवि बता रहा है कि उस रिजल्ट के बाद का जो नतीजा सामने आया है, उसके बाद उसके रिश्तेदारों ने, मित्रों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है, तो वो बात कर रहा है कवि चौथे स्टेंजा में। कवि कहता है कि द फ्रेंड्स, वे मित्र हु जो हैड लेफ्ट छोड़ गए थे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो छोड़ गए थे। द फ्रेंड्स, वे मित्र हु हैड लेफ्ट जो छोड़ गए थे, मी मुझे अर्थात कवि को, के आ गए, के वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आ गए, बैक वापस, एवरीवन हर एक व्यक्ति जो कवि को छोड़कर चला गया। कवि कहता है कि जब मेरी स्थिति बदल गई, मेरे मन का विश्वास बढ़ गया, मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, दुखों से बाहर निकल गया, तो जो मित्र who had left me, जो मुझे छोड़कर चले गए थे, came back वापस आ गए, everyone हर एक व्यक्ति। एंड और डार्केस्ट उदासी, सबसे निराशाजनक, या कह सकते हैं जो सबसे कमजोर एडवाइजर, सलाहकार थे, सलाहकार जिन्होंने मुझे सलाह दी थी। हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा था कि दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, कि वो मुझे अच्छी सलाह तो देते थे। तो जिन मित्रों ने सलाह दी थी वे मित्र, और जिन्होंने कम सलाह दी थी, जिन्होंने थोड़ी सलाह दी थी, वे सभी कमजोर एडवाइजर, सलाहकार लुक्ड दिखाई देते थे। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दिखाई देते थे। कैसे दिखाई देते थे? ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकदार होता है। यहाँ मैं चमकदार का मतलब प्रसन्नता से ले रहा हूँ, यहाँ मैं चमकदार का मतलब प्रसन्नता से ले रहा हूँ। एंड और डार्केस्ट, कमजोर, निराशा में डूबे हुए, उदासी में डूबे हुए एडवाइजर्स, सलाहकार लुक दिखाई देते थे। ब्राइट मींस प्रसन्न, एज जिस प्रकार द सन मींस क्या होता है? सूर्य होता है। वो सूर्य के समान प्रकाशवान दिखाई दे रहे थे। जो निराशा में डूब चुके थे, जो अंधकार में डूब चुके थे, वो सभी सलाहकार अब सूर्य के समान प्रसन्न, अर्थात कैसे दिखाई दे रहे थे? चमकदार दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ प्रसन्नता, और यहाँ दो चीजें हैं, एक है डार्क और एक है ब्राइट। वैसे ब्राइट को लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्राइट दिया हुआ है, हम ब्राइट के बारे में बात करते हैं। डार्क का मतलब होता है अंधकार, अंधकार या कह सकते हैं अंधेरा, ठीक है। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, या कह सकते हैं चमकीला, ठीक है। अब ये दोनों चीजें यहाँ दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। यहाँ जो डार्क है वो नर्वसता, वो सैडनेस को, वो ग्लूमी
अर्थात उदासीनता को अर्थात की उदासता को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्राइट है वो हैप्पीनेस अर्थात की प्रसन्नता को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जो डार्क आप देख रहे हो, डार्केस्ट जो आपने देखा है, ये वो सलाहकार हैं जो उसे देखते कैसे हो जाते थे उदास, तो इसीलिए उनके लिए क्या दिया हुआ है, डार्क। तो डार्क यहाँ पर किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, किस चीज की अगुवाई करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। प्रतिनिधि तो समझते हो ना, प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 5, 10, 1000 या कह सकते हैं कि 100 लोगों में कोई एक आदमी ऐसा हो जिसे आपके पास भेजा जाए, तो वो एक अकेला आदमी उन 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उनके बारे में बोलता है। तो ऐसे समझो वो अकेला आदमी 100 के बराबर है, उसको कहते हैं प्रतिनिधित्व करना। तो यहाँ जो डार्क है वो किसका प्रतिनिधि है, ग्लूमी का, निराशा का, उदासीनता का। यानी कि ग्लूमी न लगाकर डार्क को लगाया गया है, तो समझ लो निराशा से ही बात कर रहा है। ठीक इसी तरीके से हैप्पीनेस, प्रसन्नता की बात हो जाती है। तो प्रसन्नता, तो यहाँ दोनों चीजें हैं। आप देखिए एंड और डार्केस्ट जो कमजोर थे, जो उदासीन, जो पहले से निराश एडवाइजर, जो सलाहकार थे, वो लुक्ड मिस दिखाई देते थे, ब्राइट मिस प्रसन्न, चमकदार, चमकीले, एज द सन मिस किसके समान, सूर्य के समान। आई, कवि कहता है, पोएट कहता है, आई मुझे, नीड देम मिस उनकी, नीड मिस आवश्यकता, नो मोर और नहीं, नो मोर यानी और नहीं। आई मुझे, नीड मिस आवश्यकता, देम मिस उनकी, उनकी किनकी, वो सभी सलाहकार, वो सभी मित्र जो लौट कर आ गए हैं, उनकी। नीड आवश्यकता, नो मोर और नहीं, मुझे उनकी और जरूरत नहीं है, उनकी और आवश्यकता नहीं है। एज क्योंकि, एज सॉरी जैसा, यहाँ अर्थ दे रहा है जैसा। आई नीड देम, आई मुझे, नीड मिस आवश्यकता, देम मिस उनकी, उनकी किनकी, देम वर्ड किसके लिए आया है, देम वर्ड किसको रेफर कर रहा है, तो देम वर्ड रेफर कर रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स को, और जो यहाँ पर डार्केस्ट एडवाइजर्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी को रेफर कर रहा है। कौन सा वर्ड, वो वर्ड है देम। ठीक है, आई नीड देम, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं, नो मोर और नहीं आवश्यकता, एज जैसा कि, दे वे लोग भी, तो दे वर्ड भी उन्हीं के लिए आया है। एज जैसा कि, दे वे अंडरस्टैंड क्या करते हैं, समझते हैं। अब तो इस बात को वे भी समझते हैं कि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अब ये बात वो लोग भी जान गए हैं, मेरे मित्र, मेरे सलाहकार भी जान गए हैं, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आखिरी पंक्ति में कहता है कि कवि को आवश्यकता किसकी है, तो कवि कहता है कि आई, मैं, धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, दी यानी तो भी। यहां पहले यू होता था, अब यू है, सॉरी अब यू है, पहले होता था दी, जिसका मतलब होता था तुम भी। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये बनते थे, एक होता था ताई, ठीक है, और एक होता था दी, तो ये होता था यौवन, इसका मतलब होता था यौवन, ताई का मतलब यौवन अर्थात तुम्हारा। तो यहाँ पर जो दी वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब होता है तुम्हें। तो कभी कहता है आई थैंक दी, मैं, थैंक मिस धन्यवाद देता हूँ, दी मिस तुम्हें। आई मैं ट्रस्ट भरोसा करता हूँ, दी मिस तुम पर। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर, अर्थात मेरे परिश्रम पर। कभी कहता है कि मुझे मित्रों की आवश्यकता नहीं है, मुझे फ्रेंड्स की आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता किसकी है, परिश्रम की। मैं किसको धन्यवाद देता हूँ, परिश्रम को। मैं किस पर भरोसा करता हूँ, परिश्रम पर, क्योंकि वो परिश्रम ही है, वो लेबर, वो हार्ड वर्क है जिसने मुझे दुखों से ऊपर निकाला है। इसलिए कवि ने तीसरी लाइन के तीसरे स्टेंजा की चौथी लाइन में कहा था, इसी ने फेड मी, मुझे भोजन कराया, एंड क्लैड मी, मुझे वस्त्र पहनाए, अगेन एंड अगेन, बार बार, जब भी मुझे जरूरत पड़ी, अच्छी तरह से।
तो कवि इस बात को स्पष्ट करता है, कवि इस स्टेंजा में इस बात को क्लियर कर रहा है कि कवि को उन मित्रों की आवश्यकता नहीं है जो झूठे हैं, जो आवश्यकता के समय छोड़कर चले जाते हैं, आवश्यकता की जरूरत के समय साथ नहीं देते। तो इसीलिए कवि कहता है, एक बार फिर से स्टेंजा को देख लीजिए कि द फ्रेंड्स, वे मित्र, हु, जो हैड लेफ्ट मी, मुझे छोड़कर चले गए थे। कब गए थे? जब कवि गरीब हो गया था। पहले स्टेंजा में वो छोड़कर चले गए थे, कि वापस आ गए, केम बैक, वापस आ गए, एवरीवन, हर एक, वो हर एक बंदा वापस आ गया, एक एक बंदा वापस आ गया। एंड और डार्केस्ट, जो सबसे कमजोर सलाहकार थे, जो सबसे कमजोर, सबसे निराशाजनक जो लोग थे, निराशाजनक, निराशा में डूबे हुए, निराश जो लोग थे, एडवाइजर, जो मेरे सलाहकार थे, जिन्होंने मुझे सलाह दी थी, लोग वो दिखाई देते थे ब्राइट मिस प्रसन्न, एज, जिस प्रकार द सन मिस क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य की तरह चमक रहे, खुश थे। आई मुझे, नीड मिस आवश्यकता, देन मिस उन लोगों की, नो मोर और नहीं। कवि कहता है, कवि स्पष्ट करता है कि मुझे उन लोगों की और आवश्यकता नहीं है, एज, जैसा कि दे, वे लोग, वो मेरे मित्र, मेरे सलाहकार, अंडरस्टैंड मिस क्या करते हैं, समझते हैं। आई, मैं, थैंक, धन्यवाद देता हूं, दी, तुम्हें। आई ट्रस्ट, मैं भरोसा करता हूं, दी, तुम पर। किस पर? कौन तुम? कौन है जिसको धन्यवाद देता है, किस पर भरोसा करता है? तो कवि कहता है कि माय गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। अच्छे दाहिने हाथ का मतलब परिश्रम पर, हार्ड वर्क, लेबर पर। तो ये हमारी सेकंड जो पॉइंट है वो कंप्लीट हुई। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ी थी, रिस्क, वो कविता जो जेनेट रेंड के द्वारा लिखी हुई थी। सेकेंड पॉइंट माय गुड राइट हैंड, जो चार्ल्स मैकी के द्वारा लिखी हुई है। ये दोनों ही पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल पॉइंट है। ये दोनों कविताएं विद्यार्थी को प्रोत्साहित करती हैं, विद्यार्थी के मन में जिज्ञासाओं को बढ़ाती हैं। पहली कविता में रिस्क लेने के लिए मोटिवेट किया हुआ था ताकि आपको जीवन में सफलता मिल सके। सेकंड पोएम में आपको मन में कॉन्फिडेंस, आपके मन में करेज लाने की बात की जा रही है। गरीबी से मतलब ये नहीं है कि गरीबी ना हो, गरीबी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल आपके मन में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए आपको मोटिवेट किया जा